हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईटी का पीवाईक्यू, है ना, जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या पीवाईक्यू का लेवल क्या रहा है ना, क्या ट्रेंड रहा है, क्या सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आए हैं या फिर सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आए हैं। अब हम लोग को किस तरीके से पढ़ना होगा। बच्चे, अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप पहले उसका पीवाईक्यू देख रहे होंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे होंगे कि हाँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, सिलेबस के बाहर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। इससे पहले आप लोगों को शिफ्ट 1 का मिल चुका होगा, ठीक है, सोल्यूशन, और आज हम लोग शिफ्ट 2 का करने वाले हैं। और यहाँ पे देखेंगे ना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप बिना सुने इसका आंसर कर सकते हैं। तो यही तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है ना। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं बच्चे आगे। और उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप लोग एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे और चाहते हैं कि एक अच्छे फैकल्टी के साथ, एक अच्छे सीनियर के साथ, है ना, जो कि बच्चे इस एग्जाम के लिए आपको क्वालिफाई करा सकते हैं, आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचा सकते हैं, तो आप एक बार भरोसा बनाइए एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर और जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करिए। अभी ऑफर चल रही है, ठीक है, अभी आप ऑफर चल रही है, ऑफर में आप लोग जुड़ जाइए फटाफट और अपनी पढ़ाई लिखाई को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि सर मुझे आईआईटी नहीं मिल रहा है, या फिर सर मुझे एनआईटी नहीं मिल रहे हैं, आरआई नहीं मिल रहे हैं, डीयू नहीं मिल रहा है, सर मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, सर मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन ना आए आपके दिमाग में, उससे पहले आप सभी को तैयारी स्टार्ट करना होगा। ये हमारे सारे बच्चे रिजल्ट है, आपको बता दें, आप चाहे आज के समय में आप जहां भी जाओ, चाहे आईआईटी में जाओ, चाहे एनआईटी में जाओ, चाहे कहीं भी जाइए, आप कोई भी कॉलेज में जाइए, आपको हर जगह एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे देखने को मिलेंगे। क्योंकि एनसीईटी के फील्ड में सबसे बड़ा चैनल एनसीईटी कॉन्सेप्ट है और सबसे पहले आने वाला जो चैनल है वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। सबसे पहले आए हैं हम लोग इस फील्ड में और बच्चों तक एनसीईटी के बारे में पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट हर गाँव, हर मोहल्ले में लगभग पहुंच चुकी है, जिसको एनसीईटी का नॉलेज हो, है ना। चलिए, तो ये हमारे सारे रिजल्ट है, आपको रिजल्ट दिखाना चाहेंगे, बहुत सारे रिजल्ट है। अब सुनो, यहाँ पे एनसीईटी में क्या होता है बाबू, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, वहां पे 23 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 23 में 20 का आपको आंसर करना होता है। कोई भी 20 है ना, कोई भी 20 क्वेश्चन का आंसर करोगे। लेकिन शुरुआत में क्या होना, स्टार्टिंग में एक आपको पैसेज दिया होता है और उसी पैसेज से रिलेटेड आपसे 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यानी आपको 4 क्वेश्चन पूछेंगे, इसी पैसेज से रिलेटेड होगा। जैसे आपको यहाँ पे एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा और आगे बढ़ेंगे तो यही पैसेज है, उसी का पार्ट है, और ये भी उसी का पार्ट है। अब देखो, यहाँ से उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम इस पैसेज को बिना पढ़े इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबू, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पीवाईक्यू का 2025 का शिफ्ट सेकेंड का। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है शब्द और विलोम, यानी बच्चे आपसे यहाँ पे वर्ड्स दिया है और इसका आपसे एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहला आपका मुलायम है, स्मूथ है। स्मूथ का क्या हो सकता है अपोजिट? तो भाई सिंपल सी बात है, स्मूथ का अपोजिट क्या हो सकता है? मुलायम का हो सकता है खुरदुरा, है ना। स्मूथ का बच्चे क्या हो सकता है? रफ हो सकता है। बिना आप लोग पैसेज पढ़े आंसर दे सकते हैं। विराट का क्या हो सकता है? विराट मतलब होता है बच्चे बड़े, है ना। विराट मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा का क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, है ना। आगे क्या है आपका? हतोत्साहित, यानी बच्चे आपका फ्रस्ट्रेट, है ना, उसका क्या हो जाएगा? हतोत्साहित को हम क्या बोल सकते हैं? तो भैया इसको हम बोल सकते हैं बच्चे, आप क्या बोल सकते हैं? सम्मान को क्या बोल सकते हैं? सम्मान को अपमान बोल सकते हैं और हतोत्साहित को संतुष्ट बोल सकते हैं, ठीक है। यानी बच्चे आपका ए रेस्पेक्ट का डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? आप देख सकते हो, ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड कहां पे दिख रहा है? तो आप मार दो 4 आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन, हेलेन केलर द्वारा सहायता दिए गए संगठन का चयन करिए। अब आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, है ना। तो अब आपको पैसेज पे आना होगा, ठीक है। पैसेज पे आना होगा, पहले आप लोग ऑप्शन पढ़ लिया करो, ठीक है भाई। पहले ऑप्शन पढ़ लो कि ऑप्शन किस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब पहले तो पैसेज आपको पढ़ना था, है ना। यहाँ पे तो भाई हम बता दिए आपको पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा पैसेज जब पढ़ोगे, मैं भी पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। आपको पढ़ने के बाद ही आंसर करने हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पैसेज पर कम से कम 2 से 3 मिनट 4 मिनट टाइम दे रहे हो तो ये जान लेना 4 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है। आप 4 क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे और टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 में से 4 आप एकदम समझिए बिना कुछ सोचे समझे आपका सही होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। लगाना क्या होगा? पढ़ना होगा पैसेज को, एक बार क्वेश्चन पे जाना होगा, क्वेश्चन का आपको देखना होगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहा है। फिर जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा उसी टॉपिक को आप ढूंढने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू, यहाँ आपसे पूछ रहा है किसी संगठन के बारे में पूछ रहा है। संगठन क्या है? तो रेड क्लिफ विश्वविद्यालय है।
हेलेन केलर वर्ल्ड वाइड है ना। म्यूक एंड बधिर के लिए अमेरिकी फाउंडेशन है। दृष्टिहीनों के लिए अमेरिकी लाइब्रेरी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हेलेन केलर द्वारा सहायता दिए गए संगठन का चयन करिए। तो यहाँ पे आप देखोगे जब हम लोग यहाँ आ जाएंगे पैसेज में, चूंकि हमने पहले से यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है उसने किताबें लिखी, शोध किए है ना, रिसर्च किए, भाषण दिए, लेक्चर दिए और बहुत से संगठनों के लिए धन इकट्ठा करने में मदद की, जैसे कि अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड एंड अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ओवरसीज ब्लाइंड, जिन्हें अब पूरे विश्व में हेलेन केलर विश्वव्यापी के नाम से जाना जाता है। यानी कि बच्चे टोटल वर्ल्ड में हेलेन केलर वर्ल्ड वाइड के नाम से जाना जाता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको आंसर कहां से ढूंढने थे, तो आपको पैसे से ही ढूंढना था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकेंड आंसर, यानी हेलेन केलर द्वारा सिलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय हेलेन केलर। ठीक है, हेलेन केलर कौन से ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट करी थी, तो वैसे 2-3 थे, लेकिन अब जो है उस जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे उसका नाम क्या है, हो गया है हेलेन केलर वर्ल्ड वाइड। क्या है, हेलेन केलर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर करने थे, है ना। आपको रेड क्लिप भी शो करेगा कहीं ना कहीं, और आपको बच्चे अमेरिकन फाउंडेशन भी शो करेगा, लेकिन फाइनली उसका नाम क्या है, उस फाउंडेशन का आखिर में नाम क्या है, तो उसका फाउंडेशन का नाम क्या था बच्चे, उस संगठन का क्या नाम था, तो आप बोलोगे हेलेन केलर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेलेन केलर ने संसार को क्या सिखाया। बता भाई, हेलेन केलर ने संसार को क्या सिखाया था। अब आप आओगे पैसेज पे, अभी आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। आप पैसेज को पढ़ो, मैं साइड में खड़ा हूं। ठीक है, आप पैसेज को पढ़ो भाई, पैसेज को पढ़ो मेरे साथ। ठीक है, थोड़ा पढ़ो आप पैसेज को, थोड़ा आपको टाइम दिए पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि बिना पढ़े आंसर नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, बोलोगे सर पढ़ लेंगे, आप आगे बढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, जब बच्चे हम आप लोग को एनसीटी का जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, है ना, तो हम लोग का जो क्लासेस चलता है ऐप पे, वहाँ पे हम यूनिट फर्स्ट को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं, हमारा जो फर्स्ट यूनिट हम लोग का रहा है बच्चे, वो रहा है फिल्म, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री पढ़ा है। सेकेंड हमने पढ़ा है साइंस एप्टीट्यूड, और थर्ड अभी हम लोग का चल रहा है आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल हम लोग का थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुका है, एक क्लास हो भी चुका है। तो फर्स्ट यूनिट को हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। वो भी हम लोग एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आप कम से कम 20-30 पैसेज का प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इसमें माहिर हो जाओगे, आंसर ढूंढने में आप माहिर हो जाओगे। तो कुल मिलाकर हम लोग का जो एनसीटी में जो यूनिट है, मात्र हम लोग 6 पढ़ते हैं। ठीक है, 6 यूनिट पढ़ते हैं, और 1 यूनिट मेरा खुद का होता है जो हम आपको पढ़ाते हैं विविध करके, मिसलेनियस करके, जहां पे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और अक्सर आप देखोगे कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, और आए भी हैं। आपको दिखाने वाले हैं कि आगे कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन दिखेंगे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे आप देखो, अगर आओगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो हेलेन केलर ने संसार को क्या सिखाया, तो हेलेन केलर बाबू वो बताया था कि अल्प सुविधा प्राप्त लोगों की सहायता करनी चाहिए। क्या बोला, टू हेल्प द अंडर, है ना, प्रिविलेज्ड, यानी कि बच्चे जो जिनके पास सुविधाएं नहीं है ना, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनको बच्चे क्या होना चाहिए, उनका सहायता करना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने सिखाया था दृष्टिहीन एवं बधिर का सम्मान करना चाहिए, है ना, टू रेस्पेक्ट द ब्लाइंड एंड डीफ, यानी जो बच्चे दृष्टिहीन है, बधिर है, उनका सम्मान करो। ठीक है, उनका रेस्पेक्ट करो। दृष्टिहीन एवं बधिर के साथ सहानुभूति वाली बात नहीं बताया था कि आप सहानुभूति मत दिखाओ, उन पे सिंपैथी मत दिखाओ, आप उनका सम्मान करो, है ना, और उनको आगे बढ़ाने का काम करो। ये नहीं कि कोई आया आपसे कुछ भीख मांगने, आप दे दिए, लो भाई 10 रुपया। सिंपैथी बिल्कुल नहीं दिखाना है आपको, उनको ऐसा रास्ता दिखाना है, ऐसा मार्ग दिखाना है कि ताकि वो दोबारा उस पर किसी को सिंपैथी न करना पड़े, दोबारा इसको न मांगना पड़े। इसके बारे में इन्होंने बात किया हुआ था। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों पर दया दिखाना, दया वाली बिल्कुल बात नहीं दिखानी, दया नहीं दिखानी है आपको, एक ऐसा मार्ग दिखाना है। ठीक है, एक ऐसा मार्ग दिखाना ताकि वो मतलब खुली आज़ादी में जी सके वो लोग। ठीक है, न उनको किसी के सामने गिरना पड़े, न गिड़गिड़ाना पड़े, है ना, उनको किसी के सामने न झुकना पड़े। ऐसा काम किसने किया था, हेलेन केलर ने किया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर बाबू वह है ए एंड बी ओनली। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप बोलोगे सर सारी चीजें करनी चाहिए, है ना, ए भी करना चाहिए, लेकिन करना तो चाहिए, लेकिन पैसेज में किसकी बात करेंगे उसकी हम उसके बारे में देखेंगे, अपने से खुद से आंसर नहीं करेंगे ना। तो पैसेज पढ़ना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, आपसे पूछ रहा है दिए गए कथन को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। ठीक है, जंगल में चलते हुए हेलेन केलर को क्या अनुभव हुआ। ठीक है, तो आपको बच्चे देखना होगा, है ना, आपको देखना होगा पैसेज को कि सर क्या अनुभव हुआ होगा। तो पूरा पैसेज पढ़ोगे तो आप यहां पे देख पाओगे कि बच्चे पत्तों की कोमलता समरूपता महसूस हुई, है ना, पत्तों की कोमल समरूपता महसूस हुई थी। ठीक है, और पक्षियों के गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई थी, खुशी की आवाज़ आई थी, खुशी कंपन की आवाज़ आई थी। तो हैप्पी क्यूअर ऑफ अ बर्ड इन फुल। ठीक है, उसके बाद
डेलिकेट, है ना, एक कुल मिलाकर यही सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। हम यहाँ तक पढ़े नहीं हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि यहाँ पे जो बात करी गई है पक्षियों का खुशी भरा मुकम पर, ठीक है। और उसके अलावा क्या बात करी गई थी, चीड़ वृक्ष की कोमल सतह, ये बात तो कहीं नहीं करा गया था। चांदी का भी बात नहीं किया था। पत्ते की कोमल समरूपता अभी हम लोग पढ़े थे पीछे, है ना, यानी बच्चे डेलिकेट, ठीक है, इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो परेशान मत होना, बोलना सर कैसे आंसर कर रहे हो आप तो समझा भी नहीं रहे हो पैसेज किस तरह से करना है। बाबू हम आपको PYQ करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो आप एक बार पैसेज को एकदम ध्यान से पूर्वक आपको पढ़ना होगा और चीज़ों को हाईलाइट भी करना होगा। तो हाईलाइट तब कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन पता भी होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन आखिर किस टॉपिक से पूछ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन, अब 4 क्वेश्चन पता चल गया आपको कि एक क्वेश्चन जो पूछा था जंगल के बारे में पूछा था कि जंगल में चलते हुए हेलेन केलर को क्या क्या अनुभव हुआ था, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि हेलेन केलर ने संसार को क्या सिखाया, है ना, आखिर जो हेलेन केलर है वो वर्ल्ड को क्या बताना चाहता है, क्या टीच करना चाहता है, ठीक है। तो ये भी आपके दिमाग में घूमता रहेगा, और जब ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और फिर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको जाहिर सी बात है बच्चे आपको आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लास्ट टाइम में, अभी बिल्कुल कुछ नहीं करना। अभी जानना है कि हम लोग फोकट में 4 क्वेश्चन सही कर सकते हैं एग्जाम में, फोकट में 16 नंबर ले आ सकते हैं, फोकट में बच्चे हम लोग 60 मार्क्स ला सकते हैं। बहुत आसान होता है चीज़ें, ठीक है। चलो अब बच्चे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है। द डिक्शनरी इज यूजुअली, डिक्शनरी क्या होता है, जो आप डिक्शनरी देख रहे होंगे, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। डिक्शनरी क्या है, आप खुद सोचो, क्या डिक्शनरी में कहीं भी ऑडियो मीडियम होती है? नहीं सर, डिक्शनरी में तो कुछ बुक टाइप का होता है, जैसे आपको बुक दिखा देते हैं, मान लीजिए बुक हो गया और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होती है ट्रांसलेट वगैरह करके, यानी कुल मिलाकर बच्चे प्रिंट मीडियम होता है, ठीक है, न कि ऑडियो होता है, न कि विजुअल होता है, ठीक है। ये बच्चे क्या होता है आपका प्रिंट मीडियम होते हैं, एक मुद्रित माध्यम होता है। शब्दकोश जो होता है वह एक मुद्रित माध्यम होता है, एक प्रिंट किया हुआ माध्यम होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका 3rd हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट, और इसको भी हम लोग पढ़े हुए थे लास्ट ईयर, है ना, इसको भी पढ़े हुए थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ए भी आया था, देखो ए जो क्वेश्चन था 2024 में इससे या फिर 23 में आई थिंक क्वेश्चन आया था, और इस बार भी आया हुआ है। 23 में आया था क्वेश्चन, 23 में जब पहली बार एनसीटी आया था उस टाइम पे इससे रिलेटेड पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और फिर आया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग का हिस्सा नहीं है? विच इज नॉट पार्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है। तो गुलेर विद्यालय, बासोहली विद्यालय, मालवा विद्यालय, कांगड़ा विद्यालय। तो देखो बहुत सारे बच्चों को कांगड़ा के बारे में तो पता था, है ना, कि ये पहाड़ी स्कूल का पार्ट है, ठीक है, लेकिन गुलेर और बासोहली नया आ चुका है बच्चों के सामने, है ना। तो इसका करेक्ट जो आंसर है, जो हिस्सा नहीं है पहाड़ी का, वह मालवा विश्वविद्यालय है, ठीक है। मालवा विश्वविद्यालय जो बच्चे वो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग का हिस्सा नहीं है ना। विच इज नॉट पार्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो मालवा स्कूल नहीं है, ठीक है। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में गुलेर, बासोहली और कांगड़ा विद्यालय शामिल हैं, जबकि मालवा विद्यालय मध्य भारत की मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित है, जो राजपूत शैली का हिस्सा है, न कि पहाड़ी शैली का। यानी यह जो बच्चे आपका राजपूत स्टाइल का है, ठीक है, यह जो है राजपूत स्टाइल का पार्ट है, ठीक है, यह जो है राजपूत स्टाइल का पार्ट है, ठीक है। अब सोचो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, क्या कोई आपको इस तरह से पढ़ा पाएगा? मुश्किल है भाई, है ना, इस तरह से पढ़ा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये सारे सोर्स खोज पाना मुश्किल है बच्चों को, ठीक है। ये बहुत ऐसे सोर्स है ना कि आप खुद नहीं खोज पाओगे। आप सोचोगे कि सर हम इस टॉपिक को एकदम ढूंढ कर पढ़ लेते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, चीज़ें अब थोड़ा मुश्किल हो चुकी हैं। फिर भी हम लोग का प्रयास रहता है कि हाँ जो आपके PYQ में आए हुए हैं, पिछले 4 सालों का जो PYQ है, 3 सालों का जो 4 PYQ है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये तो आपको बस क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, अभी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस पर हमारी एक क्लास लग सकती है, पेंटिंग पे स्पेशली हमारी एक क्लास लग सकती है ना, क्योंकि पेंटिंग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब ऐसे तो भाई ऊपर क्वेश्चन करते जाएंगे तो काम तो नहीं चलने वाला है, आपको चीज़ों को डिटेल में जानना होगा, तभी आंसर आप करेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, है ना, तभी एग्जाम में कर पाओगे आप, ठीक है। तो आप समझ जाना। आगे बढ़ेंगे तो आगे है, टीके किस प्रकार हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? हाउ डू वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी? बताओ भाई किस तरह से? तो सिंपल सी बात है भैया कि ये हमारे एंटीबॉडीज का काम करती हैं, है ना, जो हमारे प्रतिरक्षा उत्पन्न, ये तो सिंपल सा है, कोई भी बच्चा बता देगा आपको, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन आया है साइंस एप्टीट्यूड से आया हुआ, कहाँ से? साइंस एप्टीट्यूड से आया हुआ है, करेक्ट। तो इसका सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना, कि बच्चे हमारा जो है एंटीबॉडी का काम करता है, कौन? टीका, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, टीके हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु के कमजोर या मृत रूप को प्रवेश कराते हैं। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी बच्चे इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाती है और विशिष्ट प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी बनाती है। एक प्रतिरक्षी भविष्य में वास्तविक संक्रमण होने पर तुरंत उसे पहचान कर नष्ट कर देती है। ठीक है, कोई भी अगर मान लो बाहरी पार्टिकल अगर बॉडी में आता है तो एंटीबॉडीज के रूप में हमारा टीका काम करता है, उनको सबको नष्ट कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फिर चित्रकला से आ गया। मुगल चित्रकला लघु चित्रकला की शैली है जो निम्नलिखित में से कहाँ विकसित हुई है। जो मुगल चित्रकला है वो कहाँ विकसित हुई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी बता पाना मुश्किल है कि सर मुश्किल है बता पाएंगे चीज़ों को, है ना, क्योंकि पढ़े ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो मुगल चित्रकला लघु चित्रकला का ही शैली है। ठीक है, मुगल पेंटिंग इज द स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दैट डेवलप इन, कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो यह बच्चे आपका नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी यह जो है उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में आपके बच्चे विकसित किया गया है। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मुगल चित्रकला। ठीक है, मुगल पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग दैट फ्लोरिस्ड मेनली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल्स पीरियड आपका दिया हुआ है। ठीक है, इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ पर्सियन पेंटिंग एंड इंडियन स्टाइल। ठीक है, इट रिसीव्ड स्पेशल, है ना, पैट्रोनेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां एंड बिकम द मेन आर्ट ऑफ द रॉयल कोर्ट। ठीक है, यानी कि जो मुगल चित्रकला है एक लघु कला चित्रकला की शैली है जो मुख्यतः उत्तरी भारत में मुगलों के शासनकाल के टाइम पे, है ना, मुगल पीरियड, नाम से ही लग रहा है मुगल चित्रकला, भाई मुगल पीरियड ही होगा। यह फारसी चित्रकला और भारतीय शैली का सुंदर मिश्रण है। ठीक है, इसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में विशेष संरक्षण मिला है और यह शाही दरबार की प्रमुख कला बन गई है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना होगा डिटेल में, यानी कहीं ना कहीं पेंटिंग को हमको पढ़ना होगा बच्चे, हमको चित्रकला के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, यानी आर्ट्स जो हम लोग का चैप्टर है ना, आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा, उसमें इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि अपेक्स संस्था जो शैक्षणिक आयोजकों एवं प्रशासकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में कार्यरत है, उसका नाम आपसे पूछ रहा है कि NCERT है कि MCTE है कि SIE है या फिर NIEPA है। ठीक है, द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इज कौन सा है भाई, तो इसका नाम जो है वो NIEPA है। ठीक है, NIEPA है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे बच्चा आपको संस्था का नाम दिख रहा होगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम आपको नाम दिख रहा है, उसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा और इनका एरिया क्या है, वर्क का एरिया क्या है और साथ में साथ इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो नेपा के बारे में जानता, हमारा करेक्ट आंसर जो है नेपा ही है। ठीक है, NI, ठीक है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में नेपा बोलते हो। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हो, नाम से स्पष्ट लग रहा है, शैक्षणिक आयोजकों और प्रशासकों का प्रशिक्षण। आप देखोगे यहाँ पे आप देखो आयोजकों, ठीक है, शैक्षणिक आयोजकों एवं प्रशासकों को प्रशिक्षण। ठीक है, इसको अगर याद रखते हो आप, ठीक है, अगर बच्चे आप इसको याद रखते हो, है ना, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे आपको। लेकिन हाँ, इसको साथ साथ आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो NCERT, MCTA और SIE और आपको NIEPA का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। द अपेक्स इंस्टीट्यूट इज द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशनल, ठीक है, प्लानर्स एंड, आप खुद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, जो बच्चा थोड़ा तेज तरार होगा वो इसको ध्यान में देगा। ठीक है, कि यहाँ पे एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल हो गया, प्लानर हो गया और एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, यानी कहीं ना कहीं EPA कहीं और आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। जो थोड़ा बहुत भी जानकार होगा ना, उनको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तुरंत आंसर मारेगा। यहाँ पे E आ गया, यहाँ पे P आ गया, यहाँ पे A आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, थोड़ा आपको दिमाग लगाना था, है ना, और नाम में ही आपका क्वेश्चन में ही नाम लिखा हुआ है। NCERT का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, साथ ही साथ आपको SCERT का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, SCERT का फुल फॉर्म और आपको SIA का फुल फॉर्म रखना है। ठीक है, कम से कम आपको फुल फॉर्म याद रखना है। क्लियर है, ये सारे फुल फॉर्म और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी नोट करिएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा साथ में, कि हो सकता है इस बार क्वेश्चन NIEPA से पूछा, हो सकता है अगली बार SCERT से पूछ दे, हो सकता है अगली बार NCERT से पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म, इसका कार्यक्षेत्र और इसका मुख्य उद्देश्य आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे, PY को अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 फॉर द वर्ड्स एंड देयर करेस्पॉन्डिंग मीनिंग। ठीक है, यानी आपसे शब्द और अर्थ, वर्ड्स और मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो भाई इसका आंसर करोगे आप, है ना। देखो, दुर्भीति, फोबिया, आप देखो फियर विदाउट एंड
एनी रीजनिंग, ठीक है भाई, नाम से स्पष्ट लग रहा है। फोबियास भाई इसी से रिलेट कर रहा है। ए का फोर कहीं है, जी हाँ, इसमें सोचना ही नहीं था, बच्चा इसका आंसर कर सकता था, ठीक है भाई। और बी का क्या होगा, ठीक है, अकर्मण्यता का क्या होगा, निरस्ता हो जाएगा, डलनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं उन्नति का, तो उन्नति का आप देख सकते हो इसका क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, यही इसका अर्थ है। वर्ड्स आपका फ्लोरिश हो गया और उसका जो मीनिंग होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और एक क्या बचा, एक बच्चा, ठीक है, संन्यास लेना मतलब त्याग देना, टू गिव अप, क्लियर है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। यानी यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछ रहा है, एक क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है। कुल मिलाकर अगर जो बच्चा थोड़ा उसके पास अगर दिमाग होगा, सोचने की क्षमता होगी, तो मुझे लगता है 23 क्वेश्चन में 15 प्लस क्वेश्चन तो भाई यूं ही वो सही करके आ जाएगा। 4 क्वेश्चन तो उसका शुरू में ही सही हो गया, उसके बाद 11 क्वेश्चन और करने हैं। और भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आपको लगता है कि छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखोगे, ए भी आपका आसानी है ना। यहाँ पे काव्य पाठन आकर्षित करता है, पोइट्री टीचिंग अपील्स टू, ठीक है। पोइट्री टीचिंग जो है वह क्या करता है भाई, है ना। तो कविता मनुष्य की भावनाओं, संवेदनाओं और कल्पनाओं को छूती है, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। काव्य पाठन से विद्यार्थी सौंदर्य बोध, भावनात्मक जुड़ाव और संवेदनशीलता विकसित करते हैं, इसलिए सीधे तौर पर अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष को अपील करता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप काव्य का पाठन करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चे जो भावनात्मक पक्ष है वो बच्चे जागृत होगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। न कि केवल ज्ञानात्मक या फिर मन प्रेरक, सिर्फ बच्चे आपका मन प्रेरक और ज्ञानात्मक नहीं होगा। पोइट्री से उतना ज्ञान के बारे में कहाँ कोई जानता है, उसमें भाव को समझना होता है, अफेक्टिव एस्पेक्ट क्या है उसका, है ना, वही चीज़ें समझ में आती है। क्लियर है भाई। तो इसका करेक्ट का आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, तो एक हम लोग का यूनिट है, यूनिट 7 है, ठीक है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एप्टीट्यूड, है ना। यूनिट 7 में क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर एप्टीट्यूड। वहाँ पे हम लोग कविता के बारे में, प्रोज के बारे में, पोइट्री के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखो ये जो है ना, आपको अपने जो है ना, आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना होगा, आपको खुद को टीचर समझना है और इसका आंसर दो। सोचो आप लोग कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ भाई। एक गणितीय कथन जिसकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है उसे प्रमेय कहते हैं, सिंपल सी बात है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज बीन प्रूव्ड इज कॉल्ड अ थ्योरम, सिंपल सी बात है। आप मैथ्स में इसको पढ़ते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, आपसे यही पूछ रहा है, रॉन्ग कौन सा है ना। अगला क्या पूछ रहा है, गणितीय कथन को तार्किक नियम द्वारा निरंतर अनुक्रम से प्रमाणित कर सकते हैं, ये भी बात सही है ना। अ प्रूफ इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स थ्रू लॉजिकल डिडक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊहा यानी कंजेक्चर वह कथन है जो हमेशा गलत होता है इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता है। बाबू देखो, ये हमेशा गलत तो नहीं होता है, ठीक है। जो आपका ऊहा होता है, कंजेक्चर होता है, ये भी आप पढ़ोगे, इसको भी पढ़ोगे, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। ये हमेशा कथन नहीं, मतलब गलत नहीं हो सकता, कभी कभी सही भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हमेशा गलत इसको नहीं बोल सकते हैं। बात ये सही है कि इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि गलत है कि सही है, लेकिन हमेशा गलत नहीं हो सकता है, कभी कभी सही भी हो जाती है, ठीक है। और अगला जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना, एक गलत बात बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुक्तियां यानी स्वयं सिद्धि वे गणितीय कथन है जिन्हें बिना परीक्षण के सत्य मान लिया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, कुछ अगर सुक्तियां हैं, ठीक है, कुछ एक्सियोम है, तो हम उसको बच्चे बिना प्रूफ करे भी उसको हम करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। एक्सियोम आर दोज मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच आर एज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ का हम उसको ट्रू मान सकते हैं, क्योंकि खुद का होता है स्वयं सिद्धि, खुद से सिद्ध करके हम उस सुक्ति को दिए होते हैं। जो सुक्तियां होती है खुद से हम लोग जो एज्यूम होते हैं, है ना, उसको हम खुद से, ठीक है, खुद से उसको बच्चे हम एज्यूम करके चीज़ों को दिए होते हैं, तो हम इसको बच्चे बिना प्रूफ के भी करेक्ट मान सकते हैं, उसको इनकरेक्ट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे वह थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा गलत नहीं हो सकती है। हम मानते हैं कि इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि गलत है कि सही है, लेकिन बच्चे हम इसे हमेशा गलत नहीं बोल सकते हैं। कभी कभी जो कंजेक्चर होते हैं, कभी कभी जो ऊहा होते हैं, वो हमेशा बच्चे सही भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक विज्ञान विचार सहायता नहीं करते हैं। अब बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा।
ये देखो आपको खुद से सोचने वाली आंसर है क्या, आप सोचो, सुनो, आप खुद सुनो। यहाँ पे सोशल साइंस की बात कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे बच्चे आपसे सोशल साइंस की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे को समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की प्रशंसा करने में, सिंपल सी बात है, जो सामाजिक विज्ञान है, जो सोशल साइंस है, वो हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? तो द चाइल्ड टू अप्रिसिएट रिच कल्चरल हेरिटेज। उसके बाद बच्चे को सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता करता है। बच्चे को लोकतांत्रिक नागरिकता को विकसित करने में भी हेल्प करता है। द चाइल्ड टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इसमें भी क्या करता है? सोशल साइंस हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इन द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल स्किल, भाई मैथमेटिकल स्किल में सोशल साइंस का क्या काम है? इसका कोई एंट्री नहीं है, है ना। कई बार बच्चों को इस क्वेश्चन को रटवा दिए थे तुम बिल्कुल, और सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई हम बोले थे, इस लाइन को हम बोले हैं, अगर आपको भरोसा नहीं होगा हम प्रूफ भी करा सकते हैं। इस बात को बोले हैं कि सोशल साइंस का मैथमेटिक्स में क्या काम है, और हाँ ऑप्शन भी 4 ही था, और सेम टू सेम क्वेश्चन क्या में आए भी हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के शास्त्रीय नृत्य का शैली नहीं है? आपसे पूछ रहा है। और इससे पहले वाले शिफ्ट 1 में भी आपसे बच्चे क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछा था, और शिफ्ट 2 में भी पूछ दिया, ठीक है, शिफ्ट 2 में भी पूछ दिया है। तो देखो इसमें कुचिपुड़ी कहाँ का था? तो बोलोगे सर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का था। कथकली कहाँ का था? कथकली सर केरला का था। कहाँ का था? केरला का था, ठीक है। कथकली जो था वो केरला का था, है ना। और उसके बाद मोहिनीअट्टम कहाँ का था बच्चे? तो ये भी आपका केरला का ही था। किस कहाँ का था? केरला का था। बिहू जो था वो बच्चे क्लासिकल नहीं है, फोक डांस है। क्या है? बिहू जो है असम का डांस है ना। बिहू जो है वो असम का डांस है, लेकिन यह जो है बच्चे फोक डांस है, न कि क्लासिकल डांस है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका करेक्ट आंसर बिहू हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का क्या अर्थ है? भाई चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम, और यह जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हम बच्चों को भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम मिसलेनियस में शामिल करते हैं। यूनिट 8 हम खुद से बना है, उसमें बच्चों को शामिल करते हैं, उसमें भर भर के क्वेश्चन कराते हैं। हजारों की संख्या हमने एक IPL सीरीज लाई थी। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो आप जाना प्लेलिस्ट में, या फिर आप ओल्ड वीडियो में जाना, ठीक है। कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 महीने 4 महीने पहले आपको दिख जाएगा IPL सीरीज हमारी, वहां पे इन सारे क्वेश्चन को कराए थे। मैराथन में भी इस सारे क्वेश्चन को कराए थे हमने, और क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करो भाई। आप देखो कि चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम कौन सा है, मतलब इसका अर्थ क्या है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15, चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम का क्या अर्थ है? देखो पहली बार अध्यापक को ज्ञान के प्रमुख स्रोत के रूप में, अगर अध्यापक बीच में आ गए बाबू, तो यह कभी भी चाइल्ड सेंट्रिक नहीं हो सकता है ना। यह अध्यापक केंद्रित हो जाएगा, टीचर सेंट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? ये चाइल्ड सेंट्रिक होगा ही नहीं, है ना। पूर्व ज्ञान को दोहराना, ये भी चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है। अध्यापक उन्मुख भाषणों को नियंत्रित कम करना, ये भी चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है। चाइल्ड सेंट्रिक क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करना, ठीक है। एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बच्चे जो खुद से करते हैं इन चीजों को, इसमें कोई टीचर का हस्तक्षेप नहीं होता है, और यही विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का यही अर्थ होता है ना। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में क्या होता है? जो छात्र होता है खुद से उठता है, खुद से सारी चीजें बच्चे मैनेज करता है, खुद से बच्चे क्या होता है? पढ़ता है, पढ़ाता है, जो भी चीजें हो, है ना। तो यही आपका चाइल्ड सेंट्रिक क्लासरूम का मतलब होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा, ठीक है, का अर्थ है जहां ध्यान बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर जितना भी काम करें हम चाइल्ड पे ही काम करें, ठीक है। इसमें अध्यापक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, न कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है, और उन्हें सीखने की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बनाया जाता है, ठीक है। यानी बच्चे खुद से अपना एक्सपेरिमेंट करें, खुद से सीखेंगे चीज़ों को, उसमें टीचर का कोई हस्तक्षेप ना हो। बस आप एक मार्गदर्शक बन सकते हैं ना, फैसिलिटेटर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भाई इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए क्या? बताओ, बहुत आसान आया है। देखो एक सर्कल आपको बनाते हैं, ठीक है। एक सर्कल बना दिया हमने, है ना, सर्कल है। यहाँ पे देखो व्यास का मतलब क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर देखो ये सेंटर है आपका, और यहाँ से लाइन गया, अगर केंद्र से सेंटर से होते हुए गया तो ए आपका, अगर नाम देते हैं ए और बी, तो ये आपका डायमीटर होता है, ठीक है। इसी को व्यास बोलते हैं, इस लाइन को व्यास बोलते हैं, जो केंद्र से होकर जाता है, जो सेंटर से होकर जाता है, ठीक है। अगला है स्पर्शरेखा, टेंजेंट लाइन क्या होता है? तो स्पर्शरेखा ऐसी लाइन होती है जो बच्चे इसके स्पेस से टच होकर जाए, जैसे मान लो ए, हाँ इसे देखो ए और बी बोल सकते हो, चाहे सी और डी बोल लो, है ना। ए बच्चे आपका क्या हुआ? टेंजेंट लाइन हो गया, ठीक है, टेंजेंट हो गया, स्पर्शरेखा हो गया।
छेदक रेखा क्या होता है? तो छेदक रेखा देखो, जो वृत्त के सर्कल को या फिर वृत्त के दो बिंदु को, है ना, बिंदु के दो बिंदुओं को, दो पॉइंट को काटते हुए जाता है। जैसे ए देखो ऐसे हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु काट दिया है ना, मान लो ई मान लेते हैं और ए मान लेते हैं हम लोग, एफ मान लेते हैं, तो दो बिंदु पर काट दिया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड पॉइंट, है ना, छेदिक बोल देंगे इसको। और अनुप्रस्थ की बात करते हैं तो बच्चे इसका सर्कल से उतना रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी। छेदक देखो, अनुप्रस्थ की बात करेंगे तो कुल मिलाकर दो लाइनों जो आपस में काटती है ना, उसी को हम लोग अनुप्रस्थ के लाइन में लेते हैं ना, ट्रांसवर्सल के लाइन में लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा था कि एक वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यही आपका है, यही आपका है, इसे बोलते हैं हम लोग छेदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे छेदक बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था और हम लोग इसको मैथ एप्टीट्यूड में पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़े नहीं थे इसको, है ना, मुझे नहीं पता था कि इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अचानक से क्वेश्चन, अचानक से हमला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, और एक क्वेश्चन आप खुद से आंसर कर सकते हो। यहाँ पे भी आपसे क्या पूछ रहा है? बाल केंद्रीय गणित की कक्षा की नहीं है, आपसे पूछ रहा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक मैथमेटिक्स क्लासरूम, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक निर्देश देता है और अपेक्षा करता है कि बच्चे उसका पालन करें। तो ये चाइल्ड सेंट्रिक हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ भाई? अध्यापक निर्देश दे रहा है, ठीक है, जो हमारा टीचर है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो चाइल्ड सेंट्रिक हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता भाई, छात्र केंद्रित नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखो, बच्चे तथ्य और सूत्रों को कंठस्थ करते हैं। चिल्ड्रेन मेमोराइज फैक्ट एंड फार्मूला, भाई इसमें भी टीचर का हाथ आ रहा है, टीचर बच्चे फैक्ट को, फार्मूलाज को बच्चों को याद करा रहा है, तो चाइल्ड सेंट्रिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हो जाएगा। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हाँ ये जो है ना चाइल्ड सेंट्रिक है, इसको हम पूरा डंके की चोट बोल सकते हैं कि यह जो है चाइल्ड सेंट्रिक है। उसके बाद बच्चे व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में दोनों में कार्य करते हैं, ये भी चाइल्ड सेंट्रिक, बच्चे खुद से अपना काम कर रहे हैं, है ना, खुद से अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। और अगला क्या है? जब अध्यापक पढ़ाता है, भाई अध्यापक का नाम ही आ गया, जब यहाँ पे टीचर हो गया कि चिल्ड्रन लिसन एंड नोट डाउन, ठीक है, नोट डाउन करना टीचर के जो टीच कर रहा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। यानी कुल मिलाकर कौन कौन नहीं हो सकता है चाइल्ड सेंट्रिक? यह जो है शिक्षक केंद्रित हो सकता है, टीचर सेंट्रिक हो सकता है, ठीक है। तो ए बी ई और आपका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप समझ सकते होंगे चाइल्ड सेंट्रिक क्या होता है और टीचर सेंट्रिक क्या होता है, इसको भी हम लोग थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है, जब हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक अध्यापक ने धातु के गुणों और उनके प्रतिदिन के जीवन में उपयोगिता के बारे में वर्णन करता है। यानी पहले जो टीचर होता है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता है किसके बारे में? तो मेटल्स के बारे में, एंड देयर यूजेज इन डेली लाइफ, यानी जो मेटल्स होते हैं उनका डेली लाइफ में क्या यूजेज है, ठीक है, पहले उसके बारे में, उसका इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद क्या होता है? देन द टीचर आस्क्स लर्नर्स टू डू वेरिफिकेशन एक्टिविटीज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद तब अध्यापक ने विद्यार्थियों से धातुओं के गुणों पर प्रमाणीकरण क्रियाकलापों को करने के लिए कहता है। इस शिक्षण पद्धति को क्या कहते हैं भाई, है ना। अब हो गई सोचने वाली बात, है ना, इसको क्या बोलते हैं बताओ भाई, सोचो। अगर पहले टीचर पढ़ा दिया चीज़ों को, फिर उस पर क्या बोल रहा है कि बताओ अब इसके बारे में बताओ, है ना, पहले चीज़ों को समझा दिया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसे बच्चे हम लोग डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं, उसे हम लोग निगमनात्मक पद्धति बोलते हैं। सर रचनात्मक क्या होता है? सर अन्वेषण, देखो अन्वेषणात्मक में आपको नाम से स्पष्ट लग रहा होगा, इसमें बच्चे खुद से चीज़ों को खोजते हैं, खुद से खोजते हैं, और आगमनात्मक भी खोजते हैं, रचनात्मक तो भी खोजते हैं, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि निगमनात्मक पद्धति क्या होता है? पहले सिद्धांत या नियम बताया जाता है, टीचर बताता है, फिर विद्यार्थियों को उदाहरणों के माध्यम से लागू करने के लिए कहता है। अब क्रिएटिव मेथड में क्या होता है? बच्चों को स्वयं कुछ नया बनाने या रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। चाइल्ड आर इनकरेज्ड टू क्रिएट और मेक समथिंग न्यू ऑन देयर ओन, ये बच्चे क्या बोलते हैं? इससे हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि पहले समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उस किस में होता है? तो यह होता है निगमनात्मक पद्धति में, ठीक है, न कि बच्चे रचनात्मक, न कि अन्वेषणात्मक, न कि आगमनात्मक, ठीक है। आगमनात्मक क्या होता है? पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम या सिद्धांत खोजने के लिए कहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले नियम कानून दिया गया, पहले नियम कानून, फिर आपसे उदाहरण के बारे में, है ना, पहले रूल रेगुलेशन बताया गया, फिर आपसे एग्जाम्पल पूछा गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे क्या होता है, आप देखो इंडक्टिव मेथड में पहले आपको एग्जाम्पल दे देंगे, फिर आपसे बोलेंगे हाँ इस कौन सा एग्जाम्पल है, किस मेथड का एग्जाम्पल है ना, किस रूल का एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो ये भी आप इस जस्ट अपोजिट है, ये जो है बच्चे कोग्नेट डिडक्टिव मेथड के जस्ट अपोजिट है, ये जो है डिडक्टिव मेथड का जस्ट अपोजिट है। समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको हम विद्यार्थी केंद्रित गणित की कक्षा समझेंगे? बता भाई, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विद्यार्थी विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं, तो यह हमारा चाइल्ड सेंट्रिक मैथमेटिक्स प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अध्यापक द्वारा सिखाने के लिए बहुत से अवसर एवं निर्देशन दिए जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय टीचर फॉर लर्निंग। अब देखो यहाँ बोलोगे ना आपकी सर ये जो है ना ये टीचर सेंट्रिक है, नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, इसलिए नहीं है ना कि टीचर जो है ना वो सुविधा बच्चों को दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ना कि कुछ ज्ञान दे रहा है, बच्चे सुन रहे हो उसको। अपॉर्चुनिटी जैसे मान लो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, जाओ भाई वहाँ पे फुटबॉल वगैरह हो रहा है और कुछ बाहर की टीम आई है, जाओ तुम लोग देख लो अपना, है तो चाइल्ड सेंट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। समझ गए आप लोग? तो इसका आंसर बच्चे बी भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हर विषय क्षेत्र में बच्चों के कार्यों को अंकों द्वारा दर्शाया गया, ये हमारा चाइल्ड सेंट्रिक हो नहीं सकता है। अगर अंक वगैरह दिया जा रहा है बच्चों को, है ना, बच्चे उनको रिपोर्ट वगैरह तैयार किया जा रहा है उस पर, है ना, इस सब्जेक्ट एरिया पे, तो बच्चों वो टीचर का काम हो रहा है। रंगीन चार्ट एवं सामग्री केवल सजावट के लिए हैं। रंगीन चार्ट एवं सामग्री केवल सजावट के लिए है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। असेसमेंट इज पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखो भाई इस क्वेश्चन में तो भाई मुझे भी कंफ्यूज कर देता है ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आपसे क्या पूछ रहा है कि चाइल्ड सेंट्रिक मैथमेटिक्स की कक्षा समझेंगे, तो ये बात बताओ, रंगीन चार्ट एवं सामग्री सजावट से कहीं भी मैथमेटिक्स का संबंध है? नहीं है। अगर चाइल्ड सेंट्रिक पूछ रहा होता तो हम इसको मान सकते थे, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स वजह से वर्ड आती है ना, मैथमेटिक्स से हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल भाई, इसमें क्या होगा बच्चे, हमारा जो मैथमेटिक्स होता है उसमें मूल्यांकन शिक्षण असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट इज पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि ए भी हमारे बच्चे मैथमेटिक्स चाइल्ड सेंट्रिक में यूज होगा, यानी कुल मिलाकर हम लोग का आंसर जो होगा ए, बी और ए हो जाएगा, 4 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ आपको बच्चे चाइल्ड सेंट्रिक नहीं देखना, आपको साथ में मैथमेटिक्स जैसा वर्ड भी देखना है, दोनों को साथ में लेकर चलना है, फिर हमको आंसर को फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो अब देखो, आप सोचोगे सर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अपने कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक करना पड़ेगा, अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, आपको एज ए टीचर सोचना पड़ेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें आपके लिए हलवा हो जाएगी एकदम, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उसी का आपको बच्चे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, पढ़ सकते हैं आप लोग, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, है ना, पीपीटी के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये आपका बच्चे अब बोलो क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है? नहीं बोल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना कम्युनिकेशन का है, जनसंचार तंत्र, जो आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पढ़ते हो, हिंदी जनसंचार तंत्र पढ़ते हो, उससे क्वेश्चन आ गया है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा कर डाल देते हैं लोग। ठीक है, दिए गए वाक्यांश को सबसे उपयुक्त विकल्प द्वारा पूरा करिए। औपचारिक पत्र लेखन में आप देखोगे शिफ्ट 1 में अनौपचारिक से पूछा था, है ना, कि लास्ट में अगर मान लीजिए अनौपचारिक पत्र लिखते हैं अपने घर वालों को, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, और यहाँ पे आपसे औपचारिक पत्र के बारे में पूछते हैं, यानी यहाँ पर भी बच्चे आपका जो है कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो औपचारिक पत्र में लेखन में विषय को लिखा जाता है, जो सब्जेक्ट है बच्चे वो कहाँ पे लिखी जाती है ना। ठीक है, इन द फॉर्मल लेटर राइटिंग द सब्जेक्ट इज रिटन, सब्जेक्ट कहाँ ली जाती है बताओ भाई? विषय कहाँ लिख जाती है? अभिवादन के पश्चात, सबसे ऊपर दाईं तरफ, प्रेषक के हस्ताक्षर के पश्चात, यानी पत्र के मध्य में कहीं भी। तो पहली बात ए तो हो ही नहीं सकता है, और ए भी नहीं हो सकता, नीचे थोड़ी लिखेंगे, हैं सबसे नीचे यहाँ पे थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब बस रहा बेटा अभिवादन के पश्चात। ठीक है, अभिवादन तो नीचे होता है जी, इसके पश्चात थोड़ी लिखेंगे हम लोग। तो सबसे ऊपर दाईं तरफ, कहाँ पे? सबसे ऊपर दाईं तरफ विषय को लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में लिखा है, दाएं तरफ लिखा है ना, इधर थोड़ा लिखते हैं, विषय थोड़ा हट के लिखते हैं। ठीक है, इसको मिडिल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मिडिल का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको कहाँ पे पढ़ रहे होंगे? कम्युनिकेशन में पढ़ोगे, आपकी अनौपचारिक पत्र क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, आप कहाँ पढ़ रहे होंगे? तो ये सारी चीज़ आप पढ़ रहे होंगे बच्चे कहाँ पे? तो आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। ठीक है, हम तो पढ़ाएंगे नहीं आपको, भले क्वेश्चन आए हैं लेकिन थोड़ा बहुत आपको जानकारी देंगे। ठीक है, लेकिन उतना भी डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे कहाँ पे? तो आप पढ़ोगे
कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। या फिर अगर बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ते, बहुत सारे बच्चों का कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, तो पढ़ोगे तो थोड़ी पढ़ेगा, फिर भी आपको कोशिश करेंगे पढ़ाने का चीज़ों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से कौशल एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बुनियादी कौशल के रूप में वर्णित है। आपसे बुनियादी कौशल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बुनियादी कौशल है ना, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बच्चे, ठीक है, स्किल आर मेंशन्ड, है ना। तो देखो विवेचनात्मक चिंतन, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, संख्यात्मक एवं साक्षरता, और आपका एक ऑप्शन है सामाजिक भावात्मक कौशल, ठीक है। चलो भाई सोचो, बोलोगे सर क्या ऐसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है सोचोगे नहीं सोचोगे। देखो बच्चे, अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे, बुनियादी मतलब क्या होता है, बुनियादी मतलब समझ लो बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन का यूज कहाँ पे होता है, आप कहाँ पे बेसिक एजुकेशन लेते हो। क्या आप अगर मान लीजिए आप छोटा बच्चा हैं, तो क्या आपको आपकी थिंकिंग क्रिटिकल होनी चाहिए, आप क्या विवेचनात्मक चिंतन करोगे, नहीं कर पाओगे। यह जो है हायर एजुकेशन की बात करता है, जो विवेचनात्मक चिंतन होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, यह हायर एजुकेशन की बात करता है। और जो आपका कल्चरल सेंसिटिविटी होता है, जो आपका सांस्कृतिक संवेदनशीलता होता है, ये भी आपका उच्च स्तरीय एजुकेशन की बात करता है, हायर एजुकेशन की बात करता है। लेकिन यहाँ पे संख्यात्मकता एवं साक्षरता की बात करेंगे तो यह हमारे बुनियादी शिक्षा का पार्ट है, और यह जो है हमारे बच्चे सामाजिक भावात्मक कौशल, यह बच्चे बुनियादी शिक्षा का पार्ट ही नहीं है। समझ गए, यह जो है बुनियादी शिक्षा में आता ही नहीं है। क्लियर है, बुनियादी यानी बेसिक एजुकेशन में जो हमारा सामाजिक भावात्मक कौशल है वो आता ही नहीं है। तो हमारा बेसिक एजुकेशन में कौन आएगा, विच आप फाउंडेशनल स्किल में कौन आएगा, तो फाउंडेशनल स्किल में हमारा थर्ड आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है। एक क्वेश्चन भाई हूबहू क्वेश्चन बच्चों को कराए थे, ठीक है, जो गन्ने के विविधताओं को विकसित करने के लिए, तो बच्चे आपका करेक्ट आंसर जानकी अमल था, तो ये चीज़ें याद करने वाली थी, एकदम हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, चाहे जहाँ से क्वेश्चन आए होंगे, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन छपे हुए हैं। बाकी हम लोग इनमें कमला सोहानी के बारे में पढ़ते हैं, टेसी थॉमस को क्या बोलते हैं, इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को बोलते हैं, टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, ठीक है, असीमा चटर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जानकी अमल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार ECE का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है भाई, तो इसका पूरा फुल फॉर्म जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है। क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जो आपका एनईपी 2020 पे ही दिया है। यानी बहुत सारे ऐसे फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा, जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि भाई फुल फॉर्म से एक आध क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, चाहे शिफ्ट 1 में आए चाहे शिफ्ट 2 में आए, ठीक है। तो यह बच्चे आपका PYQ हुआ, और आप समझ चुके होंगे कि चीज़ें उतनी भी आसान है जितना आसान हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। फिर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग का 23 में कम से कम भैया 15 क्वेश्चन तो बने, 15, 16, 17 क्वेश्चन, वो भी हम लोग लोड लेकर नहीं पढ़ते हैं। हम बच्चों को जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो उनके बोलते हैं कि भाई बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरे सब्जेक्ट का टेंशन मत लो, आप अदर सब्जेक्ट का टेंशन लो, बाकी मैं अपना सब्जेक्ट देख लूँगा, आपका क्वेश्चन सही करा कर रहूँगा, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको ऑफिस का नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे बच्चे, तो आप आ सकते हो इस ऐप पे, ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट। आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा हमारे बैच से जुड़ने के लिए। अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते होंगे, आप चाहते होंगे कि हाँ सर मुझे 400+ लाने हैं, अगर बच्चे आपको पता है कि अगर आपके जो टोटल एग्जाम होते हैं 640 का होता है, 640 मार्क्स का होता है, 640 मार्क्स में अगर 400+ स्कोर ला रहे हो तो आप जहाँ चाहोगे ना वहाँ आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स से जुड़ जाइए। बाकी कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ से आपको हर तरह से हेल्प करी जाएगी। NCERT कॉन्सेप्ट का एक ही नारा था, तैयारी के साथ भी तैयारी के बाद भी। अगर आप प्रिपरेशन टाइम करते हो तो उस टाइम पे यानी आपके संघर्षों का साथी हमेशा रहेगा NCERT कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको सेशन लगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।